मॉनसून सत्र का नहीं किया इंतजार, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, 1.25 लाख करोड़ का आएगा बोझ। रुपए की मजबूती ने एक बार फिर बाजार को कमजोरी ने बाजार को नीचे खींचा, सेंसेक्स निफ्टी 1.5% फिसले। कच्चे तेल में जोरदार तेजी, मिस्र में राजनीतिक संकट से नाइमेक्स पर भाव 14 महीने की ऊंचाई पर, घरेलू बाजार में भाव 3% से भी ज्यादा ऊपर। कच्चे तेल के साथ साथ सोने चांदी भी चढ़े, एमसीएक्स पर सोने में 450 रुपए की मजबूती, जबकि चांदी 1000 रुपए से भी ज्यादा चढ़ी। वित्त मंत्री के कर्ज सस्ता करने की अपील का असर दिखा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने दरें घटाने का ऐलान किया। नमस्कार, आज का आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वतन ठाकुर और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले दूसरी बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। और पैंटलून को बेचने के बाद एक बार फिर गारमेंट रिटेलिंग में हाथ आजमा रहे हैं किशोर बियानी। हमसे खास बातचीत में कहा फूड और एफएमसीजी में भी अपने ब्रांड बनाएंगे। मंदी के दौर में कार कंपनियों का सस्ते मॉडल उतारने पर जोर, निसान ने सस्ती माइक्रा उतारी, कीमत 4,30,000। और इसके साथ साथ होगी आवाज की खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार होते हैं देश के डिप्लोमेट। शुरू करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। सरकार सस्ता अनाज देने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को अध्यादेश के जरिए लागू करेगी। कैबिनेट ने आज इसके लिए मंजूरी दे दी है। फूड सिक्योरिटी के तहत देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। इसके दायरे में आने वाले हर इंसान को हर महीने 5 किलो अनाज काफी कम कीमत पर दिया जाएगा। और खाद्य सुरक्षा अध्यादेश की डिटेल देने के लिए हमारे साथ है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। इसके अलावा बीजेपी के सांसद पीयूष गोयल बताएंगे कि क्यों एतराज कर रही है इस बिल को बीजेपी, और सरकार के लिए इस अध्यादेश को लागू कर पाना कितना मुश्किल है या आसान होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जेएनयू के प्रोफेसर हिमांशु। इस खबर पर विस्तार से पहले बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार ने आखिरकार फूड सिक्योरिटी के लिए अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया है, लेकिन क्या योजना है इस प्लान में? देखिए, इस फूड सिक्योरिटी बिल को अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला अभी कैबिनेट ने किया है। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही अध्यादेश लागू हो जाएगा। लेकिन ये जो कानून है, कानून के मुताबिक अध्यादेश को अगले 6 महीने के भीतर संसद से मंजूरी लेना जरूरी होता है, या फिर जो तुरंत बाद का जो सत्र है, संसद सत्र, उसमें 6 हफ्ते के भीतर मंजूरी लेना जरूरी होता है। यानी जो मानसून सत्र है, इसमें सरकार को मंजूरी लेना जरूरी होगा इस फूड सिक्योरिटी बिल को। जो प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्ताव के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी, शहरी क्षेत्र की 50% आबादी फूड सिक्योरिटी के दायरे में आएगी, और इस आबादी को सस्ते में अनाज पाने का कानूनी हक मिल जाएगा। यानी उन्हें अगर नहीं मिलता है अनाज, तो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये जो अनाज मिलेगा वो 5 किलो अनाज हर शख्स को हर महीने मिलेगा। उसमें अगर चावल मिलता है तो 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं मिलता है तो 2 रुपये प्रति किलो, अगर मोटा अनाज मिलता है तो 1 रुपये प्रति किलो मिलेगा। अगर किसी वजह से आपदा या सूखा जैसी हालत की वजह से सरकार फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अनाज देने में नाकाम रहती है, तो यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके बराबर की नगद रकम उन्हें दे दी जाएगी। इस पूरे फैसले से देश की करीब 67% आबादी फूड सिक्योरिटी के दायरे में आ जाएगी, यानी उन्हें सस्ते अनाज का कानूनी हक मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब खासतौर से बार बार वित्त मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री करंट अकाउंट डेफिसिट, बढ़ते फिस्कल डेफिसिट का हवाला देते थे। लेकिन इस फूड सिक्योरिटी बिल के लागू करने से सिर्फ चालू कारोबारी साल में करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त, यहाँ पे 12,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ आएगा, और अगले कारोबारी साल से 23 से 24,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा। जी लक्ष्मण, इसके साथ चर्चा शुरू करते हैं। पीयूष गोयल हमारे साथ है। गोयल साहब, बीजेपी के अंदर ही इस बिल को लेकर ऐसा लग रहा है कि 2 राय नजर आ रही है। बीजेपी को आखिर इस बिल से आपत्ति क्या है? बिल को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर इस बात से कि सरकार को आने वाले चुनाव में इससे राजनीतिक फायदा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो तमन्ना जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में इसमें कोई 2 राय नहीं है। हम सभी समक्ष एक ही राय के हैं, और वो राय ये है कि भारत की जनता को खाद्यान्न या फूड सिक्योरिटी मिले, भारत की जनता को अनाज सही दाम पे मिले,
इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। इसमें तो स्वाभाविक है कि हम सभी एकजुट होकर जनता के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं और जनता को खाद्यान्न सही दाम पे मिले, इसमें सबकी राय एक ही होगी। दुर्भाग्य ये है कि इस सरकार ने 5 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि ये ऐसा एक अध्ययन लाएंगे। पहली बात तो आप मुझे बताइए कि 4 साल से सरकार क्या कर रही थी? क्या ये सरकार की नीयत ये थी कि हम ला तो सकते नहीं हैं, होने तो वाला है इसमें भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का कानून ये लाए हैं, तो उनको खुद पे ही भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से कैबिनेट में भी 2 बार इस पे मतभेद रहे और ये पास नहीं हो पाया। अभी मेरे ख्याल से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जबरदस्ती इसको पुश थ्रू किया है, लोगों को अफवाह करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने की दृष्टि से। इनकी उम्मीद है कि लोग इसमें बुद्धू बन जाएंगे, लोग इसमें गलतफहमी में आ जाएंगे, जैसे सरकार ने इनको एक्ट देके भोजन दे दिया हो, खाना दे दिया हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सरकार सिर्फ एक्ट बना सकती है, इसको ऑर्डिनेंस के रूप में ला रही है क्योंकि डरती है कि इनका पर्दाफाश हो जाएगा अगर इस पे डिबेट हो। ये ऑर्डिनेंस से जनता इस बार बेवकूफ नहीं बनेगी। जनता इस सरकार को समझ चुकी है और इस सरकार पे जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। तो ये अध्ययन लाएं या एक्ट लाएं या कुछ लाएं, मुझे लगता है ये कोई चुनाव में इसका कोई परिणाम नहीं होगा। जनता का भरोसा इस सरकार और इस नेतृत्व से पूरी तरीके से उठ गया। हिमांशु, एक जो पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं पीयूष की, इसको लागू कैसे करेंगे? तो वाकई में इस बिल में 81 करोड़ लोगों को खास सुरक्षा मिलनी है। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इतने बड़े, इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को सरकार लागू कर पाएगी, धरातल पर ला पाएगी? देखिए, अगर बिल होता तो फिर भी मैं कुछ खुशी की बात मैं जाहिर कर सकता था। ये अध्यादेश पारित हुआ है, इससे मुझे जरा सी भी खुशी नहीं है। पर अगर बिल पारित होता और सरकार को अगर इस बिल को लेकर सीरियसली इस पर अगर काम करना चाहती तो हमारे पास वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे पास फाइनेंशियल की कमी नहीं थी, हमारे पास न अन्न की कमी है। अभी 1 जून को, पिछले महीने 1 जून को भारत सरकार के गोडाउन्स में 78 मिलियन टन, करीब 7.8 करोड़ टन्स जो हैं वो खाद्यान्न जो है उनके गोडाउन्स में पड़े हुए हैं, जिनको सरकार अभी तक जो है लोगों के बीच में वितरित नहीं कर पा रही है। ये सारे खाद्यान्न ऐसे हैं जिन पे कि सरकार पैसा खर्च करके ऑलरेडी खरीद चुकी है, लेकिन वो गोदामों में सड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पूरी नियति थी इस पूरे बिल को ले आने की और बिल को लेकर लोगों के बीच में खाद्य सुरक्षा प्रस्तुत करने की, वो पूरी जो है वो एक ढांचागत जो नीति है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जिस तरीके से और जिस रवैये से इस पूरे बिल के बारे में सरकार का एक लचर रवैया रहा है, पिछले 4 साल से आनाकानी करते हुए और चुनाव के नजदीक आकर जब अध्यादेश पारित करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है। ये उस दिशा में सरकार के प्रति कोई सीरियसनेस या किसी भी तरीके की कोई मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा जो हो वो कभी भी जाहिर नहीं हो पा रही है। एक बार फिर जाएंगे पीयूष के पास। पीयूष जी, लेकिन अगर बिल को देखें तो बिल से कोई दिक्कत नहीं है और राजनीतिक फायदा भी नहीं होगा, तो आखिर ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि पीडीएस सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है उसको केंद्र सरकार देखे, उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको समझे और उसको राष्ट्र में शामिल करने की या राष्ट्र में उसको इंप्लीमेंट करने की योजना बनाए। यूनाइटेड नेशंस ने सराहना की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पीडीएस सिस्टम की। हमें मालूम है किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है जब केंद्र सरकार केंद्रीय रूप से फूड प्रोक्योरमेंट की या फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट की बात करती है। मुझे लगता है हमें इस पे ऐतराज ये है कि पहली बात तो 5 साल पहले क्यों नहीं लाए? तब से ये लोग भूखे नंगे मर रहे हैं। लोग चाहते थे कि ये सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करे, क्यों इस सरकार ने 4 साल लगाए? और अब चुनाव के नजदीक भी एक आधा अधूरा बिल जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके लिए खुद कहते हैं, इनकी एनएसी के लोग कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन सरकार ने तो प्रोविजन किया है 10,000 करोड़ का। हमें जो ऑपोजिशन है वो इस बात का है कि ये करप्शन और भ्रष्टाचार का साधन ये सरकार चुनाव के पहले ला रही है और वो एक इसको चुनावी फायदे के रूप में ला रही है, बजाय के वास्तव में जनता के हित के लिए ला रही हो। ये हमारी ऑब्जेक्शन है।
हिमांशु, यहाँ पर थोड़े नंबर्स पे बात करते हैं। सरकार का अनुमान है कि इस बिल को लागू करने में हर साल अतिरिक्त खर्च 24,000 करोड़ के आसपास होगा। एक अनुमान है सीएससीपी का कि इस बिल को लागू करने से 3 साल में 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फिगर्स पर आपको कितना विश्वास हो रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर आप सही तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, सारे कैलकुलेशन बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है। बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे हैं, कुछ लोगों ने तो ऐसे भी कैलकुलेशन किए हैं कि 2 लाख करोड़ लगेंगे, 3 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। ये बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे हैं जो लोगों को भरमाने के लिए है, एक तरीके का डर पैदा करने के लिए, एक तरीके का भय पैदा करने के लिए है। अगर ये बिल पूरी तरीके से लागू भी किया जाए, जिस तरीके से अभी प्रपोजल है, जो कि काफी वाटर डाउन वर्जन है, मतलब काफी डाइल्यूटेड तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है, फिर भी इसको लागू किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जो एडिशनल कॉस्ट होगा वो 5,000-10,000 करोड़ से ज्यादा होगा। तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, और अभी फिलहाल तो खास करके प्रॉब्लम नहीं है। आधा साल तो आपका फाइनेंशियल ईयर का निकल गया है, जब तक आप इंप्लीमेंट करेंगे तब तक आपके पास मुश्किल से 5 या 6 महीने बचेंगे। राज्य सरकारें इसके लिए कितनी तत्पर हैं ये आपको पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि 75% लोगों को आप जो है वो देंगे रूरल एरियाज में, 50% देंगे अर्बन एरियाज में, लेकिन ये 75% कौन होंगे, 50% कौन होंगे, यही पता करने में आपका पूरा साल गुजर जाएगा। और जब ये पूरा गुजर जाएगा तो आप तो कर नहीं पाएंगे बिल्कुल इसको। जी शुक्रिया हिमांशु और पीयूष गोयल हमसे बात करने के लिए। ये चर्चा तो अब जारी ही रहेगी क्योंकि फूड सिक्योरिटी के अध्यादेश से एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य एनसी सक्सेना खुश तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको लागू करने में भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। 5-6 महीने तक कुछ हो पाएगा इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। जो राज्य सरकारों को लिस्ट बनानी थी, कौन लाभार्थी हैं, वो तैयार नहीं हुई है। भारत सरकार ने भी ये तय नहीं किया है कि स्टेट वाइज किस प्रोपोर्शन में वो आवंटन करेंगे। अब 75% रूरल एरियाज में मिलना है अगर, तो 75% हर एक राज्य के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। बिहार में अधिक होगा, पंजाब में कम होगा, लेकिन ये प्रतिशत तय नहीं हुई है। कुछ राज्यों को जैसे तमिलनाडु को आपत्तियां भी हैं। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारे बड़े बड़े राज्य जो हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है और तमिलनाडु है, यहाँ पर तो बहुत समय लगेगा अभी लिस्ट बनाने में। उसके बाद वो और प्रक्रिया ऐसी रही है जिसमें कि ओपननेस बहुत कम रही है। तो आप देखेंगे जब लिस्ट अनाउंस होगी तो बड़ा काफी क्रिटिसिज्म होगा और लोग बहुत नाराज होंगे। सीएससीपी के अशोक गुलाटी का भी मानना है कि बिल लागू करने के लिए सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा। हालांकि गोदाम में बंद अनाज से स्टॉक की वजह से वो इस कदम को सही मानते हैं। जो सरकार का आंकड़ा है कि 130,000 करोड़ का एनुअल बिल होगा, वो डायरेक्ट फूड सब्सिडी का है, और आपका जो स्टेबलाइजिंग प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो स्टोरेज और मूवमेंट ऑफ ग्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज मिसिंग। वो उन सब को मिला के हमने जो आंकड़ा दिया है कि अगर इस बिल को रिस्पेक्टेबल वे में आपको ऑनर करना है तो आपको ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। मैं सोचता हूँ कि आज की स्थिति में जो हमारे पास इतना स्टॉक गोडाउन्स में पड़ा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी निकल के, चाहे वो पीडीएस के थ्रू, चाहे वो ओपन मार्केट के थ्रू, वो लोगों के पेट में पहुंचना चाहिए। तो उस अंदाज से आज के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। और खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को कैसे लागू किया जाएगा, क्या ये इतना आसान होगा, और आखिर बिल कौन भरेगा, इस पर देखिए हमारे खास एक शो रात 10 बजे। और एक झटके में शेयर बाजार आया 1.5% नीचे, आखिर क्या रहे कारण? और पैंटालून बेचने के बाद भी बियानी को क्यों है गारमेंट रिटेलिंग से प्यार, देखिए इस ब्रेक के बाद। शेयर बाजार में आज गिरावट बढ़ती हुई दिखी। बाजार के लिए कई तरफ से आज बुरी खबरें आई, जिसके बाद सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा फिसले। मिड कैप में आज टूट कहीं ज्यादा थी। दरअसल रुपया एक बार फिर 60 के नीचे चला गया है और नाइमैक्स पर कच्चा तेल 100 के पार। बाजार में आज के कारोबार की डिटेल दे रहे हैं हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी।
एक साथ ढेर सारी बुरी खबरों ने भारतीय बाजारों को आज जकड़ लिया। जाए एक और दुनिया भर के बाजार कमजोर थे, वहीं रुपए में कमजोरी होती दिखी और क्रूड के दाम फिर से बढ़ते हुए नजर आए। और इन सब के बीच में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआईज की तरफ से फिर से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे और बाजार यहीं से परेशान होते हुए दिखे। दिन के लोएस्ट लेवल पर सेंसेक्स और निफ्टी पर क्लोजिंग होते हुए नजर आई और मिड कैप शेयरों का हाल और भी ज्यादा बुरा था। यहाँ पर 2% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला और यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी ज्यादा रही बढ़ने वालों के मुकाबले में, और वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में काफी ज्यादा 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर के। आज फिर से बैंकिंग शेयरों ने ही बाजार की कमजोरी को लीड करने का काम किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए 2 नेगेटिव खबरें हैं। एक तो वित्त मंत्री प्रेशर डाल रहे हैं बैंक्स पर कि ब्याज दरें कम की जाए, और दूसरी तरफ इन्हें अनहेज फॉरेक्स रिजर्व्स के सामने कुछ प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ सकती है। इन दोनों ही खबरों ने पीएसयू बैंक्स पर दबाव बनाने का आज काम किया। निफ्टी के तीनों पीएसयू बैंक काफी कमजोरी के साथ गिरे, लेकिन मिड कैप पीएसयू बैंक्स में और ज्यादा कमजोरी थी और ये सारे स्टॉक 5-5, 7-7% की तेज गिरावट दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इनके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में फिर से कमजोरी देखने को मिली। कल जिस तरह से पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि जो कुछ भी गैस के दाम बढ़े उनका फायदा सरकारी कंपनियों को नहीं मिलेगा बल्कि सरकार को मिलेगा। ओएनजीसी 3% लुढ़का, रिलायंस जैसे दिग्गजों में भी बिकवाली दिखी और सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर अच्छी खासी कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए क्रूड के बढ़ने की वजह से। मेटल्स पर भी आज साफ तौर पर प्रेशर दिखा और सारे मेटल स्टॉक्स निफ्टी पर आज कमजोरी के साथ ही बंद हुए। रियल एस्टेट शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली, हाई बीटा स्टॉक है, लेकिन खासतौर से यूनिटेक का जिक्र करना होगा जो 10% फिसला। खबरें फिर से आई कि सीबीआई ने इनकी जो संजय चंद्रा इनके प्रमोटर हैं उनकी बेल रिजेक्ट करने की बात कही है। लेकिन निफ्टी पर बाकी शेयरों में हाई बीटा स्टॉक्स काफी तेजी से गिरते हुए नजर आए। जेपी और आईडीएफसी जैसे शेयरों में आज तेज गिरावट दिखी। अंबुजा एसीसी के मर्जर के चलते अंबुजा चढ़कर बंद हुआ, वहीं एसीसी में यहां पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली और दूसरे शेयरों में अगर आज आप देखें तो कमजोरी का रुख ही बरकरार रहा। मिड कैप शेयरों में जेपी पावर, सिंटेक्स और पुंज लोड जैसे शेयरों पर आज अच्छा खासा दबाव दिखा। उधर रुपए में आज फिर कमजोरी हावी हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 55 पैसे कमजोर होकर 60.21 के लेवल पर बंद हुआ। दरअसल डॉलर के मुकाबले यूरो में कमजोरी आई है, जिसका असर घरेलू करेंसी पर भी दिखा है। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसमें मजबूती और बढ़ गई है। दूसरी करेंसियों के मुकाबले डॉलर 1 महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में जोरदार तेजी जारी है। एमसीएक्स पर इसका भाव 6100 रुपए के पार बना हुआ है। 3% से भी ज्यादा की बढ़त दिखाने में कच्चा तेल कामयाब हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी का सीधा असर घरेलू कारोबार पर पड़ा है। नाइमेक्स पर कच्चे तेल का दाम $101 के पार चला गया है, वहीं ब्रेंट क्रूड $105 के पार कारोबार कर रहा है। दरअसल मिस्र में राजनीतिक संकट गहराने से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में WTI क्रूड का दाम 14 महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया है। घरेलू बाजार में रुपए की कमजोरी की वजह से भी कीमतों को सहारा मिल रहा है। रुपए में कमजोरी का असर सोने की कीमतों पर साफ दिख रहा है। घरेलू बाजार में कॉमेक्स के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। सोने का भाव करीब 26,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। चांदी में सोने से कहीं ज्यादा तेजी है, क्योंकि बेस मेटल्स में बढ़त का असर भी चांदी पर पड़ा है। हालांकि कॉमेक्स पर भाव भी $20 के नीचे है। वहीं एमसीएक्स पर चांदी के दाम 1000 रुपए तक चढ़ चुके हैं। और अब देखते हैं कि हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से क्या संकेत आ रहे हैं। जॉयनील मुखर्जी हमारे सहयोगी अब स्टूडियो में है। जॉयनील, क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं अमेरिकी बाजार के ओपन से? देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिकेशन नहीं है। हम देख रहे हैं थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है, क्योंकि आपने कल देखा था डाउ जोन्स ने 15,000 का लेवल छुआ लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, और आज भी कुछ इसी तरह की ट्रेडिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। थोड़ा सा प्रेशर ऊपर के लेवल में आ रहा है। खासकर जॉब्स मार्केट जो आप देखेंगे वो काफ़ी अच्छा था, तो 40 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 5 पॉइंट ऊपर, लेकिन S&P 500 में कमजोरी देखने को मिल रही है। अभी भी 15,000 को जो साइकोलॉजिकल कल लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो लेवल फिलहाल नहीं आया है। अगर आप देखें काफ़ी हद तक प्रेशर पड़ा है, जिस तरह से कच्चे तेल ने तेज़ी लगाई है। अगर आप देखें काफ़ी हद तक जो टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसका असर पड़ता हुआ नजर आया। यूरोप के बाजार में देखेंगे वहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हुआ। आज सुबह काफ़ी ज़्यादा कमजोरी थी वहाँ पर, लेकिन बंद होते होते थोड़ी सी रिकवरी आ गई थी मार्केट्स में, और आप देखेंगे बंद होते होते करीब 1% ये मार्केट्स नीचे बंद हुए। फुटसी, डैक्स और कैक तीनों ही। तो काफ़ी हद तक हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी शानदार संकेत नहीं है भारतीय बाजारों के। शुक्रिया जॉन इस जानकारी के लिए। और पेंटालून को आदित्य बिरला ग्रुप को बेचने के बाद एक बार फिर किशोर बियानी गारमेंट रिटेलिंग में हाथ आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिटेल चेन के जरिए फैशन ब्रांड वो बनाएंगे। उन्होंने फूड और FMCG में भी अपने ब्रांड्स खड़ा करने पर जोर दिया। हमसे खास बातचीत में बियानी ने कहा कि वो अपने बिजनेस में लागत घटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 25 सालों में हमने 25 एक फैशन के ब्रांड्स बनाए थे, उनके खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया,
हमारे खुद की रिटेल चेन के थ्रू। तो वही चीज़ हम फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस में करना चाहते हैं कि कैसे अपने खुद के ब्रांड्स बनावें, कैसे खुद का एक प्रोडक्ट बनावें और कैसे उनकी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लो कर सकते हैं, आपके खुद के ब्रांड रिटेल में बेचते हैं, तो मार्जिन्स काफ़ी मिलती है। तो एक हमारा यही प्रयत्न है फ्यूचर वेंचर्स के थ्रू के अपनी खुद के फ्यूचर फूड्स, मतलब खुद के ब्रांड्स है फूड्स में, एफएमसीजी में, टेस्टी ट्रीट, क्लीन मेट, केयर मेट, सच, एकता, हमारे काफ़ी ब्रांड्स हैं फूड कैटेगरी में और एफएमसीजी कैटेगरी में। उनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है केबीज फेयर प्राइस कन्वीनियंस स्टोर के नाम से, बिग एप्पल के नाम से। उसके बाद हमने एक रिटेल रूरल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आधार, जो कि हमारी एक जॉइंट वेंचर है, 70% ओन्ड बाय फ्यूचर वेंचर्स एंड 30% ओन्ड बाय गोदरेज। उस पर हमने फ्रेंचाइज स्टोर्स बनाए हैं, कुछ गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। और तमाम मुश्किलों के बावजूद कर्ज सस्ता होने की हुई शुरुआत। जेट एहतियात के बाद अब एयर एशिया पर भी बवाल। देखिए ब्रेक के बाद। महंगे कर्ज से परेशान लोगों को जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की फटकार के बाद माना जा रहा है कि बैंक ब्याज दर कम से कम 0.25% घटाने को तैयार हो गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने तो अपना कर्ज 0.25% सस्ता भी कर दिया है। सभी सरकारी बैंकों के सीएमडी के साथ हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस बात से हैरान हुए कि आरबीआई के रेट कटौती के बावजूद बैंक्स लोन सस्ते नहीं कर रहे। इस समय देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का बेस रेट जहां 9.7% सालाना है, वहीं दूसरे बैंकों का बेस रेट 10.25% के आसपास है। पिछले साल भर में आरबीआई ने ब्याज दर 1.25% तक कम किए हैं, लेकिन बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में उसके अनुरूप कटौती नहीं की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों ने ब्याज घटाने का आश्वासन दिया था। Cost of money has also gone up by 40 or 50 basis points. Therefore, the room to pass on the rate cuts to the consumers rather restricted. Nevertheless, all of them have assured me that during this month, in the month of July, they will review their base rates and each one will take an appropriate decision. वित्त मंत्री की अपील का असर भी दिखने लगा है। बैंक ऑफ इंडिया ने दरों में 0.25% कटौती का ऐलान किया है। कैनरा बैंक ने भी कहा है कि ब्याज दरों में 0.25% कटौती की गुंजाइश बन रही है। हम लोग जाके चर्चा करेंगे अपनी एसेट लायबिलिटी कमेटी मीटिंग में। हम लोग अपनी डिपॉजिट कॉस्ट, क्रेडिट इनकम दोनों को वर्कआउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड को। और जब एफएम ने अपील करी है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे और हमें उम्मीद है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के करीब 20 से 25 पॉइंट बेस रेट कम करने का प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री ने हाउसिंग लोन की ग्रोथ में कमी पर भी चिंता जताई है। चिदम्बरम ने बैंकों से लोन देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अगर वित्त मंत्री की बैंकों को दी गई नसीहत रंग लाती है तो इससे सस्ते कर्ज की आस में बैठे लोगों को बड़ी राहत मिल पाएगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कर्ज सस्ता करने से यहां पर इनकार कर दिया है। Share cut would any day be very welcome. SBI we already at the lowest, no, 9.70. Yes. Other banks have been asked to come to SBI levels. So you're completely ruling out any change in the base rate? For SBI, yes. एयर एशिया को लेकर भी अब विवाद होने लगा है। कल जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एयर एशिया का इंडिया प्लान नियमों के मुताबिक नहीं है। आज एयर एशिया के ग्रुप सीईओ टोनी फर्नांडिस ने इसका जवाब दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ स्वार्थी लोग एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एविएशन नियम बहुत पुराने हो चुके हैं और अब इन्हें बदलने का वक्त आ गया है। From someone who's had a bird's eye view of the industry, it's an incredibly self-interested industry, and people have suffered because of it. Whether it's, there's some bizarre rules. 5 years before you can fly international. That doesn't happen anywhere else in the world, and we all know which airline that came from. And so there's too many people who have vested interests, and they don't think about what India needs. जेट एहतियात डील का विमानन मंत्री अजीत सिंह ने फिर से बचाव किया है। साथ ही उन्होंने इस डील को लेकर पीएमओ और विमानन मंत्रालय के बीच किसी भी तरह के विवाद को भी खारिज कर दिया है। अजीत सिंह ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट में इसकी चर्चा कराना चाहते हैं। Political environment, if any MP or somebody writes,
Obviously, PM wants to make sure that they don't have any concerns. So there is nothing wrong if he says that, okay, ask the ministries to take care of their concerns. उधर विवादों के बीच आज जेट एयरवेज के प्रमुख नरेश गोयल वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मिलने नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। माना जा रहा है कि वो जेट एतिहाद डील में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए बात करने गए थे। दरअसल जेट एतिहाद डील पर प्रधानमंत्री कार्यालय और विमानन मंत्रालय के बीच विवाद मतभेद की खबरें आई थी। डील पर जताई गई आपत्ति के बाद उसे जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए विमानन, वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों को भेजा गया है। और कैसे तैयार होते हैं देश के डिप्लोमेट, कहां और कैसे मिलती है उन्हें ट्रेनिंग? और 2 साल के इंतजार के बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड को मिला अपना एमडी। देखिए इस ब्रेक के बाद। सरकार ने मानसून सत्र का नहीं किया इंतजार। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। 1.25 लाख करोड़ का आएगा बोझ। रुपए की कमजोरी ने एक बार फिर बाजार को नीचे खींचा। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% फिसले। कच्चे तेल में जोरदार तेजी। मिस्र में राजनीतिक संकट से नामेक्स पर भाव 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। घरेलू बाजार में भाव 3% से भी ज्यादा चढ़ा। कच्चे तेल के साथ साथ सोना चांदी भी चढ़े। एमसीएक्स पर सोने में 450 रुपए की मजबूती, जबकि चांदी 1000 रुपए से भी ज्यादा चढ़ी। वित्त मंत्री ने कर सस्ता करने की अपील का असर दिखा। बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने दरें घटाने का ऐलान किया। इस शनिवार हम आपके लिए कुछ खास ला रहे हैं। हम आपके लिए लाएंगे फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम, जिसमें होगी कूटनीति की ABCD। वैसे देश की विदेश नीति को लागू करने की जिम्मेदारी होती है इंडियन फॉरेन सर्विस के जरिए भर्ती हुई डिप्लोमेट्स पर। FSI परीक्षा पास करने के बाद इनका कूटनीति में पहला पाठ शुरू होता है दिल्ली के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में। हमारे संवाददाता नवेंदु शुक्ला पहुंचे इस इंस्टीट्यूट में ये जानने के लिए कि कैसे तैयार होते हैं यहाँ पर देश के राजदूत। दिल्ली का ये इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है देश के यंग डिप्लोमेट्स को। इन्हीं के कंधों पर देश की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करने का दारोमदार होगा। यहाँ ट्रेनिंग पाने के बाद जल्द ही इनमें से कुछ लोग दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में भेजे जाएंगे और कुछ विदेश मंत्रालय समेत दूसरे मंत्रालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इस मुकाम तक पहुँचने से पहले इनको UPSC का इम्तिहान पास करना होता है। IFS के लिए चुने जाने के बाद इनका फाउंडेशन कोर्स मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है और वहां से निकलने के बाद ये रुख करते हैं फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का और यहीं से शुरू होता है इनका डिप्लोमेसी का सफर। We are seeing a very large number of young probationers coming in with professional qualifications, which was not the case when I joined the service. I think that's very beneficial because, as we know, expertise today really contributes and adds value to the structure of your diplomacy. सफल राजनयिक या सक्सेसफुल डिप्लोमेट होना, ये इसकी परिभाषा बहुत मुश्किल है। इसमें क्या शामिल होता है, इसमें आपको अपने विषय के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए, आपको बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, लोगों से संबंध कैसे रखने हैं वो भी आना चाहिए। व्यक्तित्व के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में इनकी 3 साल तक ट्रेनिंग होती है। इस कोर्स के दौरान यहाँ के ऑफिसर ट्रेनीज को कूटनीति के सभी तौर तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन साउथ ब्लॉक में सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग और डिप्लोमेसी की भाषा सीखने के अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके लिए ये इंस्टीट्यूट इन्हें तैयार करता है। फॉरेन डिप्लोमेट्स रेगुलरली आते रहते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन हमारा होता है, उनसे बातें करने को मिलता है और उनके देश के बारे में जानने को मिलता है और वो किस तरह से काम करते हैं वो जानने को मिलता है। फिर उसी दरमियान हम भी अपनी ट्रेनिंग करते हैं। डेफिनेटली हमारे लिए ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अभी तक हम लोग बॉम्बे जा चुके हैं, आर्मी अटैचमेंट पे जा चुके हैं और अगले महीने हम लोग जा रहे हैं अपने फर्स्ट मिशन अटैचमेंट पे। हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एक दूसरे देश में। अगर मौका मिला तो मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाके भारत का रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आज पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अलूफ नहीं माना जा सकता। कहा जाता है कि दे आर एडजंक्ट्स, एक ही कॉइन के दो पार्ट हो गए हैं आज के युग में। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की अहमियत बढ़ी है और इसी के चलते भारत सरकार ने IFS नियुक्तियां भी बढ़ाई है। 1990 में जहां सिर्फ 12 अफसरों की नियुक्तियां हुई थी, पिछले साल ये संख्या 3 गुना बढ़कर 36 हो गई, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा है। जाहिर है कि भारत आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो याद रखिए 6 जुलाई की डेट सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे आपको डिप्लोमेसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खुद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। उनके अलावा विदेश मंत्रालय के कई आला अफसर भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो जुड़ना ना भूलिए, शनिवार सुबह 10 बजे। NTPC को मिली 4 कोयला खाने और आखिरकार 2 साल बाद UTI म्यूचुअल फंड को मिला अपना MD। देखते हैं देश दुनिया की दूसरी ऐसी कुछ बड़ी खबरें 2 मिनट में। सरकार ने 14 नई कोयला खानों का आवंटन कर दिया है। इनमें से 4 NTPC को मिली हैं। इन खानों में 83,110 लाख टन कोयला है। NTPC को मिली खानों में से 2 छत्तीसगढ़ और 2 उड़ीसा में हैं। इन 14 खानों के लिए पिछले साल एप्लीकेशन मंगाया गया था। कुल 318 एप्लीकेशन आए थे। बाढ़ के बाद उत्तराखंड में घरों और सड़क की मरम्मत में इंडस्ट्री संगठन फिक्की भी मदद देगा। उत्तराखंड के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए फिक्की ने टास्क फोर्स बनाया है। ये टास्क फोर्स बेघरों के लिए घर, पीने के पानी और जरूरी चीजें मुहैया कराएगी। टीम प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुंचाना चाहती है। इस काम के लिए टास्क फोर्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान से मदद लेगी। विदेशी संस्थागत निवेशक अब यस बैंक में और निवेश कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने इस पर लगी रोक हटा ली है। बैंक में FDI की सीमा 49% से कम होने पर रिजर्व बैंक ने ये बैन हटाया है। कुछ दिन पहले कैबिनेट ने भी यस बैंक को FDI के जरिए पैसे जुटाने की इजाजत दी थी। सरकार ने टेलीनॉर के 1000 करोड़ के FDI प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टेलीनॉर अपने टेलीकॉम जॉइंट वेंचर में ये निवेश करेगा। इसके साथ ही आज कुल 1300 करोड़ के FDI प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। भारतीय स्टेट बैंक अपने 5 सहयोगी बैंक में से एक को इसी वित्त वर्ष में खुद के लिए विलय कर सकता है। किस बैंक का विलय होगा, इसका फैसला करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी महीने के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वित्त वर्ष के तीसरे या चौथे तिमाही में बैंक ये कदम उठाएगी। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2010 में विलय हो चुका है। लियो पुरी को UTI म्यूचुअल फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। शेयर होल्डर ने इसकी मंजूरी दे दी है। लियो पुरी इससे पहले मैकेंजी एंड कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा वो बारबक पिंक्स में भी MD थे। UK सिन्हा के सेबी चेयरमैन बनने के बाद UTI म्यूचुअल फंड बिना MD के काम कर रहा था। और चूजी मामले में खारिज हो सकती है यूनिटेक के चंद्रा की जमानत। और इशरत जहां मामले में CBI ने दाखिल की पहली चार्जशीट, एनकाउंटर को बताया फर्जी। देखिए इस ब्रेक के बाद। यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने आज संजय चंद्रा की जमानत खारिज करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है। CBI ने जांच में पाया है कि संजय चंद्रा और CBI के वकील AK सिंह के बीच बातचीत का ऑडियो टेप बिल्कुल सही है। CBI ने कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा है कि दोनों ने मिलकर इस बातचीत के टेप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। करीबन 5 महीने पहले ही CBI वकील AK सिंह 2G केस में पाए गए आरोपी संजय चंद्रा के साथ फोन पर बातचीत करते हुए पकड़े गए थे। इशरत जहां मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए CBI ने आज अहमदाबाद कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की। CBI ने दावा किया कि मुठभेड़ में मारी गई मुंबई की कॉलेज स्टूडेंट इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। 15 जून 2004 को अहमदाबाद के नरोडा इलाके में इशरत और उसके 3 दोस्तों को पुलिस ने मार गिराया था। चुनावी खर्च संबंधी बयान देकर चुनाव आयोग के निशाने पर आए बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चुनाव खर्च संबंधी बयान पर इनकम टैक्स ने मुंडे को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनसे 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुंडे ने कहा था कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 8 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े थे।
बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर म्यूचुअल फंड निवेशकों पर पड़ा है। म्यूचुअल फंड निवेशक बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में इक्विटी एमएफ के एयूएम में 10,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5% गिरकर 2 लाख करोड़ हो गया है। सोने में गिरावट का असर भी निवेशकों पर पड़ा है। निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में 1,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। हालांकि जून तिमाही में म्यूचुअल फंड्स के कुल एयूएम 3% बढ़कर करीब 8.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गए। निवेशक अपने पैसे इक्विटी से निकालकर डेट और गिल्ड फंड में डाल रहे हैं। लंबे समय के डेट फंड का एयूएम पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। और व्हाट्सएप से अब हो रहा है धंधा। देखिए कैसे ये फोन एप्लीकेशन बना बिजनेस टूल। और निसान ने पेश किया माइक्रा का नया अवतार। क्या है खूबियां, देखिए ब्रेक के बाद। मैसेजिंग सेवा देने वाला व्हाट्सएप अब कारोबार बढ़ाने का जरिया बन गया है, खासकर कि छोटे गांव में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। व्हाट्सएप के जरिए बैठे बैठे यहां के व्यापारी विदेश तक फ्री में चैट कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहा है व्हाट्सएप व्यापारियों के कारोबार में, बता रहे हैं भरत पराई। राजकोट के प्रशांत शाह का ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस है। हर रोज नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन के व्हीकल आने की वजह से उन्हें ग्राहकों की जरूरतों को समझना पड़ता है, लेकिन हर समय फोन पर बताना और लोकेशन पर पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मोबाइल की फ्री मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने उनकी दिक्कतें कम कर दी है। फ्री मैसेजिंग की वजह से गांव से व्यापारी आसानी से गाड़ियों के डिजाइन या मॉडल के फोटो भेज देते हैं और प्रशांत उनको चेक करके ग्राहकों को सामान डिलीवर कर देते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों बच जाता है। आज की तारीख में हमारा व्हाट्सएप से बिजनेस दिन प्रतिदिन छोटे छोटे गांव से, जहां पे नई ट्रांसपोर्टेशन है, नई कंप्यूटर है, नई ईमेल की सुविधा है, मगर व्हाट्सएप की वजह से आज हम वो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से करते हैं। पार्टी को छोटे छोटे पार्ट्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो आसानी से बिना कोई रॉन्ग सप्लाई हम उसको राइट चीज जो भी है वो हम आराम से भिजवा सकते हैं। इसी तरह डिजाइनर बुटीक चलाने वाले चिराग भी व्हाट्सएप के जरिए अपने खुद के डिजाइन किए गए ड्रेस के पिक्चर विदेशों में भेजते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश में बैठे अपने ग्राहकों से वो मोल भाव भी इसी फ्री मैसेंजर के जरिए करते हैं। बुटीक से लेकर घड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले कारोबारी इन दिनों व्हाट्सएप से ही कारोबार कर रहे हैं। व्हाट्सएप की वजह से ये हमको इतना इजी हो गया है। इट्स लाइक हमारा डेली रूटीन, जैसे यहाँ पे हम जैसे क्लाइंट से हैंड टू हैंड टच में रहते हैं, वैसे ही वहाँ के भी क्लाइंट से हैंड टू हैंड टच में हम रह सकते हैं ड्यू टू व्हाट्सएप। बेहद सस्ते में मैसेज, वीडियो और पिक्चर शेयर करने वाली ये एप्लीकेशन हर वर्ग के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है। फिलहाल इसके 25 करोड़ यूजर्स हैं और हर दिन इससे करीब 27 अरब मैसेज भेजे जाते हैं। वैसे ज्यादातर इसका इस्तेमाल सोशल नेटवर्किंग में होता है, लेकिन अब ये कारोबारियों के लिए धंधा चमकाने का जरिया भी बन गई है। भरत बराई, राजकोट। जापानी कार कंपनी निसान ने अपनी छोटी कार माइक्रा को एक नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। पेट्रोल वेरिएंट वाली नई माइक्रा की एक शोरूम कीमत 4,80,000 और डीजल वेरिएंट की कीमत 6 लाख से शुरू होती है। इसके साथ ही कंपनी ने इसका सस्ता वर्जन माइक्रा एक्टिव भी उतारा है, उसकी कीमत 3.5 लाख से शुरू हो रही है। लेकिन नई माइक्रा की ऑटोमेटिक वर्जन की परफॉर्मेंस कैसी है, बता रहे हैं हमारे ऑटो एडिटर जॉनिल मुखर्जी। तो आइए देखते हैं कि नई माइक्रा में क्या बदला है। एक नई टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन इसके साथ साथ लुक्स में भी बदलाव किए गए हैं और मैं कुछ हद तक इम्प्रेस हुआ इसको देखकर। अगर आप देखेंगे खासकर फ्रंट में पूरा आपको नया फ्रंट बम्पर मिलता है, नए हेडलैम्प्स मिलते हैं और काफ़ी स्पोर्टी फील मिलता है। अगर आप सबसे पहले देखेंगे क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है फिलहाल, जो इस गाड़ी को काफ़ी एलिगेंट बना देता है। तो काफ़ी हद तक अच्छा इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी हद तक जो रैप अराउंड हेडलैम्प्स है ये भी नए हैं, ये मर्ज कर जाते हैं फिलहाल गाड़ी में। बोनेट लाइंस काफ़ी हद अच्छी कर्व देती है फिलहाल इस गाड़ी को, और ये गाड़ी काफ़ी हद तक पुरानी माइक्रा के मुकाबले ज़्यादा एलिगेंट लगती है, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। आइए बात करते हैं इसकी इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपको पसंद आएंगे। खासकर अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड में जो फ्रंट कंसोल है वो काफी हद तक बदल दिया गया है। ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जो इस गाड़ी को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है। जो पहले एकदम बोरिंग लुक था माइक्रा का, वो बदलने की कोशिश की गई है।
ये जो निसान का ऑटोमेटिक वर्जन है ये सिर्फ 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन में ही आपको मिलेगा। CVT टेक्नोलॉजी यानी कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से बेहतर होता है और ज्यादा माइलेज देता है। और ये निसान CVT अपने मैनुअल ट्रांसमिशन से 5% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। गाड़ी के सस्पेंशन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे इम्प्रूव ड्राइविंग मिल रही है। कॉर्नरिंग भी बेहतरीन है। 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन में आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा जिससे कि आपको लगेगा कि आवाज ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का साउंड इंसुलेशन किया गया है उससे कैबिन के अंदर बैठ के आपको बाहर की आवाज ज्यादा नहीं आती। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन है जिसमें 12 वाल्व्स हैं। तो क्लियरली ये गाड़ी आपको CVT टेक्नोलॉजी जो है करीब 77 PS की ताकत देगी 6000 RPM पर। ये मैनुअल ट्रांसमिशन से ज्यादा है। निसान की माइक्रा मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 76 PS देगी और ये 77 PS देगी ऑटोमेटिक। तो पावर के मामले में ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती। ये नई माइक्रा आपको 3 वेरिएंट्स में मिलेगी, XL, XV और XV प्रीमियम। और CVT टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ XV वर्जन में ही मिलेगी। और आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।